तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? सोप और एयर बबल ड्रॉप के बारे में हम लोगों ने प्रेशर वगैरह देखा था, है ना? एक्सेस प्रेशर कितना होता है, जैसे कि हम लोगों ने एक्सेस प्रेशर देखा था बबल के केस में और ड्रॉप के केस में। तो बस इतना सा याद रखना कि कर्वेचर से इन करेंगे तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 2t/r। दूसरे कर्वेचर से इन करेंगे तो और 2t/r ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने कर्वेचर आ जाते हैं, फिर सरफेस कितने आते हैं, दो सरफेस आ जाते हैं, है ना? ये एक सरफेस और ये एक दो सरफेस आ रहे हैं। तो दो सरफेस को इन करेंगे तो 40/r मुझे ऐड करना पड़ेगा। और कर्वेचर से अगर बाहर निकलेंगे तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना, आगे जाकर के हम लोग इसको और अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे। और ये थे हम लोगों ने इसमें क्वेश्चन वगैरह किए थे। चलो अब आगे करते हैं। डेट इज शेप ऑफ द लिक्विड सरफेस। शेप ऑफ द लिक्विड सरफेस। तो तुम लोगों ने ग्लास में पानी वगैरह भरा हुआ देखा होगा, और जो पानी है, पानी का जो सरफेस है ग्लास पे, वो थोड़ा सा बेंड होकर के आता है, देखा होगा? बोलो। हम्म। है ना? इस तरीके से थोड़ा सा कर्वेचर बनाता है। जिस जगह पे सरफेस टच करता है ग्लास को, उस जगह पे ये थोड़ा सा बेंड होता है। रीज़न क्या है बेंड होने का? कुछ तो रीज़न होना चाहिए। तो उसी रीज़न को हम लोग समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें स्टार्ट करते हैं, डेट इज कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स के बारे में बताया था मैंने। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में। हाँ, कोई भी दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स को हम लोग कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। सो इट इज द फोर्स acting between any two same molecules, इसे हम लोग कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। जैसे कि हम लोग H2O और H2O के बीच में लगने वाला फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कोहेसिव फोर्स बोलेंगे, बराबर। जैसे कि H+ और H+ के लगने वाला फोर्स को क्या बोलेंगे? कोहेसिव फोर्स। कोई भी दो सेम मॉलिक्यूल होना चाहिए तो हम लोग कोहेसिव फोर्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज एडिसिव फोर्स। एडिसिव फोर्स क्या हो जाएगा फिर? डिफरेंट मॉलिक्यूल। डिफरेंट मॉलिक्यूल, है ना? बिल्कुल जनरल डेफिनेशन कि अगर कोई भी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द कोहेसिव फोर्स। द फोर्स बिटवीन एनी टू डिफरेंट मॉलिक्यूल is called cohesive force, sorry, adhesive force। It's called adhesive। तो ये जो एडिसिव फोर्स है ये काफ़ी काम का चीज़ है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ H2O और H2O जो है एक मॉलिक्यूल है, और ये मॉलिक्यूल जो है किसी और मॉलिक्यूल के साथ फोर्स लगा रहा है। कोई सा भी मॉलिक्यूल हो सकता है, लेट से कार्बन के साथ फोर्स लगा रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम लोग एडिसिव फोर्स बोलेंगे। अब हो सकता है कि ये H2O किसी और मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर रहा हो, ग्लास के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर रहा हो, या फिर आयरन के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर रहा हो। जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स ले सकते हो। तो अगर उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा तो हम लोग वो सारे फोर्सेस एडिसिव फोर्सेस बोलेंगे। जैसे कि वाटर में हम लोगों ने सोप मिक्स कर दिया या फिर डिटर्जेंट मिक्स कर दिया, तो वो दो तरह का मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं उसमें। एक तो H2O है पहले से ही, और डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स वगैरह। तो वो फोर्सेस क्या कहलाते हैं? हमारे एडिसिव फोर्सेस कहलाते हैं। तो जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ लिख पा रहे हैं, या फिर जो सीमेंट वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं? एडिसिव फोर्सेस होते हैं। ब्रिक्स वगैरह और जो सीमेंट वगैरह होते हैं एक ग्लू के फॉर्म में वर्क करता है ना? तो ये सब एडिसिव फोर्सेस हैं। अगर हम लोग पेन से कुछ भी लिख पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एडिसिव फोर्स है, और वही मुझे हेल्प कर रहा है। जैसे कि बॉल पेन है, तो बॉल पेन से हम लोग लिखते हैं तो इंक क्या हो जाता है? इसमें जाकर के चिपक जाता है। बॉल पेन के साथ चिपकता नहीं है। क्यों? क्योंकि एडिसिव फोर्स जो है वो इस बॉल के साथ कम है, और इसके साथ, पेपर के साथ ज़्यादा है, बराबर। जैसे कि हम लोग चौक से हम्म। लिखते हैं ना, चौक से क्यों लिख पाते हैं? क्योंकि जब ब्लैक बोर्ड पे हम लोग लिखते हैं तो उस समय जो चौक का एडिसिव फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है बोर्ड के साथ।
चौक चौक में कोहेसिव फोर्स कम होता है और एडिसिव फोर्स क्या हो जाता है, ज़्यादा, इसीलिए वो उसके साथ आराम से चिपक करके रह जाता है। ठीक है, और भी चीज़ें होते हैं, फ्रिक्शन वगैरह होते हैं, गैप वगैरह होते हैं, उसमें फिलिंग हो जाता है। क्या है, तो हमें कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स के बारे में समझ में आ गया। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये इसमें शेप किस तरीके से काम करता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल को देख रहे हैं या फिर किसी भी लिक्विड को देख रहे हैं, तो उसका शेप किस फॉर्म में होगा वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि कोहेसिव फोर्स कैसा है और एडिसिव फोर्स कैसा है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, लेट से मेरे पास एक ग्लास है और ग्लास के ऊपर मैंने क्या किया, वाटर ड्रॉप को रख दिया। ठीक है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स तुमने देखा होगा कुछ इस टाइप का शेप क्रिएट करता है और ये एक एंगल फॉर्म करेगा। अगर मैं इससे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये एक एंगल फॉर्म कर रहा है। सरफेस और वाटर का सरफेस और कौन सा सरफेस, जो जिसके ऊपर रखा गया मटेरियल का सरफेस, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है इसे हम लोग कांटेक्ट एंगल बोलते हैं। तो दिस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट से कि मैंने क्या किया, सिल्वर लिया और सिल्वर के ऊपर इस ड्रॉप को रखा। तो सिल्वर के केस में देखा जाता है कि ये जो ड्रॉप है एग्जैक्टली 90 डिग्री फॉर्म करता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो इसमें थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसमें कांटेक्ट एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं ग्लास के ऊपर मरकरी को रखूं, ग्लास के ऊपर मरकरी को रखूं, तो उसमें जो एंगल बनता है वो काफ़ी ज़्यादा बनता है। एक्यूट नहीं, ये ऑब्ट्यूज एंगल बनता है और इसे हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट एंगल। तो कांटेक्ट एंगल आई थिंक तुम लोग को समझ में आ चुका होगा। इसमें थीटा कितना हुआ, 90 डिग्री से बड़ा। अब ये ऐसा डिफरेंट डिफरेंट एंगल क्यों बनाया उसको हम लोग समझते हैं, कैसे ये चीज़ें हुआ। तो यहाँ पे पहले शेप के बारे में हम लोग समझते हैं। कांटेक्ट एंगल मैं डिफाइन कर देता हूँ, उसके बाद शेप के बारे में बात करता हूँ। कांटेक्ट एंगल, कांटेक्ट एंगल किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सो इट इज़ द एंगल made by the liquid surface with the surface of the material with the surface of the material in contact is called contact angle। और ये जो कांटेक्ट एंगल है ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि किस कैसा मटेरियल है। जिस तरह का मटेरियल होगा उस तरह का कांटेक्ट एंगल होगा। जैसे कि मान लो मेरे पास, जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा गिलास के ऊपर रखेंगे तो कांटेक्ट एंगल कुछ और होगा, वही अगर सिल्वर के ऊपर रख देंगे तो कांटेक्ट एंगल कुछ और होगा। तो इस तरीके से हमारा कांटेक्ट एंगल जो है वो वेरी करता है। तो अब इस कांटेक्ट एंगल को समझते हैं। लेट से कि मैंने ग्लास में पानी रखा, ये ग्लास में पानी रखा और हमें कुछ भी नहीं पता है कोई फोर्स एडिसिव फोर्स क्या होता है, तो पानी बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ऐसा है ना। एज्यूम करके चल रहे हैं कि ऐसा है। अब इस पे मैं यहाँ पे जो सबसे कॉर्नर में एक पॉइंट है वाटर मॉलिक्यूल, इसके ऊपर फोर्सेस के बारे में हम लोग स्टडी करना चाहते हैं। बोलो, समझ में आ रहा है। हाँ। तो क्या क्या है, एक सरफेस है ग्लास का, और क्या है, इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। लेट से ये सरफेस है ग्लास का, इधर कर लेता हूँ। ये ग्लास का सरफेस,
ये जो लोकेशन है इसको मैं जूम करके देख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये है ग्लास का सरफेस और इस जगह पे है वाटर मॉलिक्यूल। तो इस वाटर मॉलिक्यूल पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, अगर तुम ध्यान से देखो तो जो फोर्सेस लग रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल पे, वो पहले तो लग रहा है कोहेसिव फोर्सेस वाले। ये वाटर मॉलिक्यूल है ना, तो इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड होंगे, देखो डॉट डॉट से मैंने बनाया इधर। तो इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंडेड होंगे और इस पे फोर्सेस अप्लाई कर रहे होंगे हर एक डायरेक्शन में, बिल्कुल इस तरीके से। और दूसरा फोर्स कौन सा होगा, एडिसिव फोर्स। ये कौन से थे, कोहेसिव फोर्सेस थे। और दूसरा कौन सा होगा, एडिसिव फोर्स। एक फोर्स इधर लगा ऐसे, ग्लास मॉलिक्यूल्स और H2O के बीच में लगने वाला फोर्स विल बी कॉल्ड एज द एडिसिव फोर्स। तो इस वाटर मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, एक जो फोर्स लग रहा होगा नेट, वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा F एडिसिव, और एक जो फोर्स लग रहा होगा नेट, वो 45 डिग्री के एंगल में लग रहा होगा F कोहेसिव। बोलो समझ में आया क्या, है ना। हाँ सर। और ये कितने एंगल पे होगा, 45 डिग्री के एंगल पे होगा। अब इस पे, इस वाटर मॉलिक्यूल पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है वही डिसाइड करेगा इसका शेप। पहला केस एज्यूम कर लेता हूँ, कंपोनेंट्स वगैरह लेना पड़ेगा मुझे। इस फोर्सेस को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, F एडेसिव और F कोहेसिव। F कोहेसिव, और ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। इसका कंपोनेंट ले लेता हूँ। एक कंपोनेंट इधर आएगा FC/√2 और इधर आ जाएगा FC/√2। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकल के आता है कि अगर हमारा एडेसिव फोर्स बिल्कुल इक्वल हो जाए F कोहेसिव/√2, तो उस वाटर मॉलिक्यूल पे रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, जीरो। सिर्फ और सिर्फ नीचे की डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा, डेट विल बी FC/√2। तो हमारा वाटर का सरफेस कैसा होगा, वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इस पे सिर्फ और सिर्फ नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मेरी बात समझ में आई क्या। तो थीटा कितना होगा कांटेक्ट एंगल, थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90। अगर ये केस रहा तो थीटा हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। दूसरा केस कि अगर F एडेसिव जो है वो बड़ा है FC/√2 से, तो बताओ अब क्या होगा। F एडेसिव ज़्यादा है, इसका मतलब रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, F एडेसिव माइनस FC/√2, और एक नीचे फोर्स हो जाएगा, डेट विल बी FC/√2। तो रिजल्टेंट किधर आया, इधर। तो जो वाटर सरफेस होता है वो ऑलवेज रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर होता है, समझ में आया क्या। तो रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो वाटर सरफेस ऐसे बनेगा, ऐसा। तो इस केस में जो हमारा पानी का सरफेस होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। मेरी बात समझ में आएगा। तो दूर जाते हुए हमारा कर्वेचर क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि एडिसिव फोर्स वहाँ पे वीक हो जा रहा है। जितना पास रहेगा एडिसिव फोर्स उतना स्ट्रांग होगा, इसीलिए ये जो एंगल होगा कांटेक्ट के पास हम लोग देखते हैं, और वो होगा एक्यूट। तो इसमें क्या हो जाएगा, थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री। बोलो समझ में आया। हाँ। अब लास्ट है, थर्ड वन इज एफ एडहेसिव अगर छोटा है और एफ कोहेसिव ज़्यादा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि रिजल्टेंट फोर्स एक तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा और एक नीचे की डायरेक्शन में आ जाएगा, विच विल बी FC/√2 माइनस एफ एडेसिव डिवाइडेड बाय, मतलब नीचे आ जाएगा FC/√2। सो रिजल्टेंट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो इस केस में जो कर्वेचर बनेगा
जो भी रिजल्टेंट फोर्स है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो ऐसा बनेगा सरफेस। ठीक है, मैं वापस से इसको यहाँ पे बना करके दिखाता हूँ। मान लो ग्लास में हम लोगों ने मरकरी को रखा है, तो तुम लोगों ने जब भी बैरोमीटर एक्सपेरिमेंट वगैरह किया होगा तो मरकरी को हम लोग ऑलवेज इस तरीके से दिखाते हैं। याद करो, केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, एक्सपेरिमेंट में मरकरी को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं ही नहीं, डायग्राम में। तो इसमें थीटा कितना हुआ, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो दिस विल बी ऑब्ट्यूज एंगल। तो इस तरीके से हमने एंगल को डिसाइड कर लिया कि हमारा फोर्स कोहेसिव ज़्यादा होगा। अगर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, एक सिंपल सी बात समझ में आई कि जो एच जी मतलब कि मरकरी है, मरकरी और मरकरी के मॉलिक्यूल के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है दूसरे एडेसिव फोर्स से। ठीक है, तो इफ कोहेसिव फोर्स is greater than adhesive force, then the contact angle will be contact angle may be, मैं लिखूंगा may be obtuse। मे भी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे एफ सी बाय रूट टू हो जाता है, तो एफ सी जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एफ सी बाय रूट टू का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए एफ एडेसिव से। या फिर दूसरा सेंटेंस अगर मैं लिखूं तो ये बिल्कुल सही होगा कि इफ एडेसिव force is greater than cohesive force, then the contact angle will be obtuse, सॉरी acute। तो इस केस में acute तो बिल्कुल होना ही होना है, मतलब कि कोहेसिव फोर्स छोटा है तो कोहेसिव फोर्स डिवाइडेड बाय रूट टू तो ऑब्वियसली छोटा होगा ना। तो इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं, इसमें एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग मरकरी और ग्लास, और इस केस में हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं वाटर और गिलास। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अब आगे चलते हैं हम लोग हाँ कैपिलरी सर। कैपिलरी एक्शन में। कैपिलरी एक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको समझना अच्छे तरीके से। कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन क्या होता है? जैसे कि हमारे पास अगर एक कंटेनर है और उस कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है, कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है इस जगह तक, और हम लोग एक ट्यूब लेते हैं काफ़ी हॉलो नैरो ट्यूब, और इस ट्यूब को जब हम लोग इसमें इंसर्ट करते हैं तो होना ये चाहिए कि लिक्विड सरफेस जहाँ तक है ट्यूब को, जैसे सपोज मैंने इंसर्ट किया है इस जगह पे, ट्यूब को इंसर्ट किया तो लिक्विड सरफेस इस जगह तक है, तो होना ये चाहिए कि लिक्विड यहीं तक आए, बस इस जगह तक आना चाहिए था लिक्विड, और बाकी लिक्विड जहाँ तक है सो वहीं तक होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं, होता ये है कि जैसे ही हम लोग इस नैरो ट्यूब को इंसर्ट करते हैं तो ये ट्यूब में पानी ऊपर तक चढ़ जाता है, और ये पानी जो ऊपर चढ़ता है
इसे हम लोग बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। और ये जो पानी चढ़ने वाला काम हुआ, इसे हम लोग बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। दिस इज कैपिलरी ट्यूब। समझ में आया क्या? अब ये समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और हाइट कितना है। इन सभी चीज़ों को हम लोग निकालेंगे। तो कैपिलरी ट्यूब के बारे में पहले समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों ने नहीं देखा है कैपिलरी ट्यूब, वो एक बार नेट पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा कैपिलरी ट्यूब। वीडियोस वगैरह भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे तुम्हें। सबसे पहला चीज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि कैपिलरी ट्यूब ट्रांसपेरेंट रखा जाएगा ग्लास की तरह, ताकि हम लोग देख पाएँ कि हाँ पानी उसमें चढ़ा है। दूसरा चीज़ ये है कि जो ट्यूब का डायमीटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। कितना कम होता है, मैं तुम्हें एक अंदाज़ा दिलाता हूँ। स्ट्रॉ तुम लोगों ने यूज़ किया ही होगा, तो स्ट्रॉ के डायमीटर से कम। ठीक है, अगर मैं इसका डायमीटर ज़्यादा रखूँगा तो कैपिलरी एक्शन तुम्हें नहीं मिलेगा देखने के लिए। मतलब कि एक बीकर है, इस टाइप का टेस्ट ट्यूब वगैरह होता है ना, तो टेस्ट ट्यूब भी तो एक सिलेंडर काइंड ऑफ है। नीचे से अगर मैं तोड़ दूँ तो एक टेस्ट ट्यूब बन जाएगा, मतलब सिलेंडर बन जाएगा। ये भी कैपिलरी ट्यूब जैसा दिखेगा। इसको डिप करूँगा तो इसमें पानी नहीं चढ़ेगा। क्यों नहीं चढ़ रहा है? क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें कैपिलरी एक्शन मुझे हार्डली देखने के लिए मिलेगा। जब अच्छे से ऑब्जर्व करना है तो डायमीटर काफ़ी कम होना चाहिए। और ये बात अभी मैं जब समझाऊंगा तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि डायमीटर काफ़ी ज़्यादा छोटा क्यों होना चाहिए। तो a tube, glass tube having very small radius is called capillary tube. ठीक है, इसे ही हम लोग कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। तो अब होता क्या है कैपिलरी ट्यूब के अंदर, मैं एक सिंपल सा बेसिक सा चीज़ बताता हूँ। मैं ट्यूब को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि तुम अच्छे तरीके से विजुलाइज कर पाओ। लेट से मैंने पानी यहाँ तक रखा है और इस ट्यूब को इंसर्ट किया। तो ट्यूब को जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो पानी इस जगह तक रहेगा, लेकिन इस वाटर मॉलिक्यूल पे लगने वाला फोर्स जो होगा वो कौन से होंगे? दो तरह के होंगे। एक होगा एडिसिव फोर्स जो कि इस तरीके से लग रहा होगा, और एक होगा कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स इस तरह से लगने वाले फोर्सेस होंगे। तो इस पे हर एक डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन जो एडिसिव फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग, तो वो क्या कर लेता है? वाटर को पुल कर लेता है। वाटर को पुल कर लेता है, और सरफेस टेंशन भी इसको हेल्प करता है ऊपर चढ़ने में। तो इस तरीके से ये वाटर जो है पुल हो जाएगा, या फिर जो भी लिक्विड होगा वो ऊपर पुल हो जाएगा, और इतना सा जो मास है वो आराम से बैलेंस हो जाएगा एडिसिव फोर्स के कारण से। ठीक है, तो इतना सा जो मास है वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है mg, वो किसके कारण से बैलेंस हो रहा है? फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन। फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन याद करो किस तरीके से आता था? जो कर्वेचर बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है, और ये फिर इस तरीके से फोर्स एक्सर्ट करेगा पूरे सरफेस के लॉन्ग। समझ में आया क्या? कर्वेचर को ध्यान से देखो तभी ये समझ में आएगा। इसको हम लोग मेनिस्कस बोलते हैं। ये जो इस तरह का गड्ढा सा फॉर्म हुआ है इसको हम लोग मेनिस्कस बोलते हैं। और जो सरफेस टेंशन के कारण से फोर्सेस लग रहे हैं वो इस तरीके से लग रहा है। फोर्सेस जो है वो सिर्फ इस जगह पे दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी जगह पे लग रहा है। ये फोर्स पूरा सरफेस पे लगता है, सरकमफेरेंस पे बोल दो बेसिकली, इस तरीके से।
पूरे सरकमफ्रेंस पे। तो इतना सा जो नीचे वाला पार्ट है पानी का, उसको वो पुल करके रख रहा है, जिसके कारण से पानी ऊपर चढ़ गया। ठीक है, अब देखो फोर्स बैलेंस करेंगे और फोर्स बैलेंस करके हम लोग इसका निकालते हैं कि ये कितना ज़्यादा हाइट को ऊपर खींच सकता है। ठीक है, अब इसका हम लोग एक बार एफबीडी वगैरह बना लेते हैं और एफबीडी बना करके चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से फोर्सेस लग रहे हैं और कितना हाइट ऊपर चढ़ेगा ये, वो निकाल लेते हैं। तो ये है हमारा बीकर और उसमें हमने कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट किया है। और ये जो कैपिलरी ट्यूब होगा इसमें पानी चढ़ गया होगा। तो एज्यूम करते हैं कि एच हाइट तक पानी चढ़ा है और इसमें थोड़ा सा एजम्पशन वगैरह भी लेंगे और इसे हम लोग बोलते हैं मेनिस्कस। दिस इज कॉल्ड मेनिस्कस। ठीक है, तो एक रेडियस किसका होगा? एक रेडियस होगा तुम्हारा ट्यूब का, रेडियस ऑफ द ट्यूब, जिसको हम लोग एक कैपिटल आर से या फिर स्मॉल आर से डिनोट कर सकते हैं। स्मॉल आर से मैं रेडियस ऑफ द ट्यूब डिनोट कर लेता हूँ। स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब। और ये जो मेनिस्कस है ये किस फॉर्म में है? स्फेयर के फॉर्म में होता है ना। इसको अगर तुम इस तरीके से बड़ा सा स्फेयर बनाने की कोशिश करो तो स्फेयर बन जाएगा, है ना, इस टाइप से। ये ऐसा होगा स्फेयर जिसमें कि इतना सा पार्ट बस मेनिस्कस है, इस तरीके का, और यहाँ पे ट्यूब है। तो ये भी तो एक रेडियस है मेनिस्कस का, तो इसे हम लोग कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं। तो दिस आर इज द रेडियस ऑफ द मेनिस्कस। देखो इस आर और इस आर में डिफरेंस तुम्हें नज़र आना चाहिए। अगर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा तो समझ लो कैपिलरी रिएक्शन में बहुत सारे कैलकुलेशन तुमसे नहीं होंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, ये बहुत ही काम का चीज़ है। वापस से मैं इस डायग्राम को बना करके दिखा देता हूँ और इसमें कुछ एंगल्स वगैरह हैं वो भी तुम्हें पता चल जाएगा। तो देखो क्या है, ये है मेनिस्कस और जो ट्यूब है वो इस तरीके से होगा। ऐसा, अब मैं इसको डॉटेड लाइन से कर देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ये डॉटेड लाइन से मैंने बस इस फेयर को डिनोट करने के लिए बनाया है। ठीक है, और ट्यूब क्या होगा? ये बड़ा सा ट्यूब है, ये एक बड़ा सा ट्यूब है। ठीक है, और इस मेनिस्कस का जो सेंटर होगा वो यहाँ पे होगा। मैं इस लोकेशन से एक पॉइंट को डैश डैश लाइन से ड्रॉ करता हूँ, ऐसा। अब कांटेक्ट एंगल को अच्छे तरीके से देखो, कांटेक्ट एंगल कौन सा है, पानी कहाँ पे है, और कांटेक्ट एंगल कौन सा है? क्या इस सभी लोकेशंस पे पानी है? बस इन सभी जगह पे पानी है, लिक्विड है, जो भी लिक्विड यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ये सभी लिक्विड है। और ये जो मेनिस्कस है ये लिक्विड का ही मेनिस्कस बना हुआ है, ये इस तरीके से लिक्विड का मेनिस्कस बना हुआ है, ऐसा। तो कांटेक्ट एंगल कौन सा होगा? दिस विल बी द कांटेक्ट एंगल, दिस विल बी द कांटेक्ट एंगल, दिस इज थीटा। इसे मैं क्या बोल देता हूँ, और ये इसका सेंटर। और इस जगह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जा सकता है,
सेंटर से ऐसा। तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर रेडियस हो जाएगा। रेडियस किसका, रेडियस ऑफ द स्फीयर। और नीचे वाला जो होगा दिस विल बी द स्मॉल आर, दिस इज रेडियस ऑफ द ट्यूब। तो तुम्हें इतना सा डायग्राम बस दिमाग में याद होना चाहिए और इसी से हम लोग ऑलवेज काम किया करेंगे। सो दिस इज रेडियस ऑफ द मेनिस्कस एंड दिस इज रेडियस ऑफ द ट्यूब। तो एंगल कितना निकलेगा, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल विल बी थीटा। तो इसमें हम लोग कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कॉस थीटा कितना आ जाएगा, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। और इस कॉस थीटा को याद रखना, ये आगे जाकर के काम आएगा। अब आगे चलते हैं, हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन पार्ट आसान है। लेट से कि ये हाइट जो है वो h है, h हाइट तक कैपिलरी ट्यूब में पानी खींच रखा है उसने इस जगह। तो पहला जम्पशन ये है कि हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं कि मास भी कुछ है। ये h हाइट हम लोगों ने एज्यूम करा, तो इतना सा mg मास जो होगा नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा और जो फोर्सेस होंगे वो इस तरफ लग रहे होंगे सरफेस टेंशन के कारण से। तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, F विल बी इक्वल्स टू T इंटू 2 पाई आर। और रेडियस कौन सा लेंगे, ट्यूब का, 2 पाई स्मॉल आर। और वापस इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये जो फोर्स है इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये तो थीटा एंगल में, क्योंकि इसका दो कंपोनेंट आएगा ना, एक ऊपर और एक इस डायरेक्शन में। ये एंगल है थीटा, बनेगा एफ कॉस थीटा, और इधर आएगा एफ साइन थीटा। तो सिर्फ एफ कॉस थीटा वाला ही कंपोनेंट ऊपर के डायरेक्शन में इसको बैलेंस करेगा। सो एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू जी। और f का वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ, दिस f इज इक्वल्स टू t इंटू 2 पाई r इज इक्वल्स टू रो इंटू पाई r स्क्वायर इंटू जी। तो इधर से मुझे क्या निकालना था, h, तो h आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट। सो h विल बी इक्वल्स टू कितना आ रहा है, ये 2t रो जी आर। कॉस थीटा इधर मिस कर दिया, रो जी आर इंटू कॉस थीटा। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला निकल के आया एच का। अब देखो एक और फार्मूला ऊपर हम लोगों ने लिखा था, दैट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। तो आर कॉस थीटा इज स्मॉल आर, स्मॉल आर के जगह पे या फिर आर कॉस थीटा हम लोग कितना लिख सकते हैं, उसके वैल्यूज को पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं। समझ में आया क्या? तो इधर से हमारा ये काम हो गया। तो इस जगह पे आर जो हमने पुट किया, ये आर कौन सा है, स्मॉल आर जो है वो आर किसका है, रेडियस ऑफ द ट्यूब। अब इसको देखो दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, इसका डेरिवेशन दूसरे फॉर्म में भी किया जाता है। वो कैसे करते हैं हम लोग, कि अगर ट्यूब ऐसा है और ये मेनिस्कस कुछ इस तरीके से फॉर्म किया हुआ है, तो इस जगह पे प्रेशर कितना होगा, पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और मैं इस कर्वेचर से बाहर निकलूंगा तो यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा,
पी नॉट माइनस हो जाएगा क्योंकि कर्वेचर से बाहर निकल रहे हैं, पी नॉट माइनस ऑफ 2t/r, कैपिटल आर लेंगे क्योंकि रेडियस ऑफ द मेनिस्कस होगा, और मैं नीचे तक आऊँगा क्योंकि पानी इस जगह तक जाएगा। ये कंटेनर है और ट्यूब, पानी इस जगह तक है, तो क्या सेम लेवल पर प्रेशर सेम होता है? बिल्कुल हाँ। तो इस जगह पे और इस जगह पे प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। प्रेशर एट लोकेशन 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट लोकेशन 2। तो प्रेशर एट लोकेशन 1 कितना हो जाएगा? पी नॉट, और प्रेशर एट लोकेशन 2 कितना हो जाएगा? पी नॉट माइनस 2t/r प्लस रो जी एच। तो पी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2t/r इज इक्वल टू रो जी एच हो जाएगा, और इधर से हम लोग h निकाल सकते हैं, डेट इज इक्वल टू 2t/रो जी आर। लेकिन इस जगह पे r क्या है हमारा? ध्यान रखना, r इज रेडियस ऑफ द मेनिस्कस। रेडियस ऑफ द मेनिस्कस। और जो मैंने फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले से हम लोग इसमें पुट भी कर सकते हैं, एट कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r बाय कैपिटल R। तो इसमें हम लोग r का वैल्यू पुट कर सकते हैं, इट इज r अपॉन कॉस थीटा। सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, देखो ऊपर हम लोगों ने हाँ कॉस थीटा को गलत जगह पे लिख दिया है, ये कॉस थीटा यहाँ पे नहीं है, कॉस थीटा ऊपर होगा ना, है ना, टी कॉस थीटा है ना, टी कॉस थीटा। तो 2t कॉस थीटा अपन रो जी आर। अब देखो, तो यहाँ से भी फॉर्मूला वही चीज़ आ रहा है, इसको वापस से अगर हम लोग रिप्लेस करें तो h का फॉर्मूला क्या आता है? 2t कॉस थीटा अपन रो जी स्मॉल आर। तो बेटर है कि यही फार्मूला याद करके रखो, यही फार्मूला हमारे काम का है। ज़्यादातर क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू क्या दे देते हैं? 90 डिग्री दे देते हैं, ज़्यादातर केसेस में थीटा 90 होता है। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा? एच इज इक्वल्स टू थीटा 0 होगा ना, 90 भी होगा। ज़्यादातर केसेस में कॉन्टैक्ट एंगल जो है वो 0 डिग्री दे दिया जाता है, जिसके कारण से हमारा फार्मूला इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, रो जी आर। ठीक है क्या? अब इसमें हम लोग कुछ हाँ अप्रॉक्सीमेशन लिए, जिसके कारण से ये फार्मूला थोड़ा सा इनकरेक्ट है, ज़्यादा इनकरेक्ट नहीं है, थोड़ा सा कुछ एजम्पन्स वगैरह लिए। तो अगर वो एजम्पन्स हम लोग नहीं लेते तो हमारा कैसा आंसर आता उसको हम लोग देख लेते हैं। चलो, तो इसमें हम लोग आगे करते हैं कि अगर हम लोगों ने एजम्पन्स नहीं लिए होते तो, इफ नो एजम्पन्स were taken, मतलब कि जो मेनिस्कस के नीचे वाला पार्ट है उसे भी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वेट के लिए। कौन सा पार्ट? इधर देखो, पहले हमने क्या किया था, इसके नीचे वाला जो पार्ट था ना उसको हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया था, इतना सा मास को। लेकिन अगर हम लोग इतने से मास को भी कंसिडर करें तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होगा। तो टोटल मास क्या होगा? एक तो नीचे वाले का मास और ऊपर वाले का मास। मैं ऊपर वाले का मास कैसे निकालूं, तो मुझे बताओ। क्या पूरा का पूरा एक सिलेंडर में से एज्यूम इसमें भी थोड़ा सा कर रहे हैं कि कांटेक्ट एंगल थीटा इज इक्वल्स टू क्या है? 0 डिग्री है कांटेक्ट एंगल। ठीक है, इस वाले केस के लिए लगभग लगभग मैं 0 एज्यूम कर रहा हूँ। तो क्या इतना सा सिलेंडर है, इतना सा सिलेंडर है जिसका रेडियस r है, और उस सिलेंडर में से हम लोग इस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम को माइनस कर लेंगे, तो हमें सिर्फ इतने से वॉल्यूम का
वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, डेट वी डैश वॉल्यूम, इसको मैं बोल लेता हूँ, लेट से वॉल्यूम इज वी डैश, सो वी डैश विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू आर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है ना, तो एच भी कितना होगा, रेडियस के बराबर ही है, माइनस ऑफ हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा आंसर हमारा, पाई आर क्यूब एच, सॉरी पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा। तो अब टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सो टोटल वॉल्यूम, एक नीचे वाला वॉल्यूम और एक छोटा सा जो वॉल्यूम था, इन दोनों वॉल्यूम का एडिशन। सो दिस विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस ऑफ पाई आर क्यूब एच, सॉरी पाई आर क्यूब बाई 3। तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस ऑफ आर बाई 3, दिस विल बी द टोटल वॉल्यूम। अब अगर हमारा टोटल वॉल्यूम निकल गया तो हम लोग एम जी निकाल सकते हैं, मास कितना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, द नेट फोर्स इन ड्यू टू द सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू एम जी। तो मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस आर बाई 3 इंटू डेंसिटी इंटू जी। और इसके कारण से फोर्स तो वही है हमारा, डेट इज 2 पाई आर इंटू टी इंटू कॉस थीटा, कंपोनेंट लिया हमने, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इस जगह से हमारा पाई आर कैंसिल आउट होगा, एक आर के साथ आर गया, तो आ जाएगा एच प्लस आर बाई 3 इज इक्वल्स टू 2t कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर। ये आया हमारा आंसर। और एच का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2t कॉस थीटा अपॉन रो जी आर माइनस ऑफ आर बाई 3। ठीक है, तो मेनिस्कस तक के हाइट अगर मुझे चाहिए, मेनिस्कस तक का हाइट चाहिए, तो मुझे क्या आर एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, ये भी आर है और ये एच है, तो मुझे क्या हाइट लेना पड़ेगा, एच विल बी इक्वल्स टू स्मॉल एच प्लस ऑफ आर, विच विल बी इक्वल्स टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर प्लस ऑफ 2r बाई 3। बोलो समझ में आया क्या। इस बात का ध्यान रखना कि क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन लिया है या नहीं लिया है, हमें करना है या नहीं करना, इस चीज़ को हमें अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, और जब ये चीज़ हो जाएगा उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं। कई कई क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, किसी किसी में अप्रोक्सीमेशन नहीं लेते हैं। तो ये हमारा कैपिलरी एक्शन हो गया कंप्लीट। अब इसमें एक और चीज़ है कि अगर हम लोग इस कैपिलरी ट्यूब को कट कर दें तो क्या होगा, मेरी बात समझ में आई, कैपिलरी ट्यूब को क्या कर दें, कट कर दें, आधे से बीच से कट कर दें। कैपिलरी ट्यूब इज कट इनटू हाफ, हाफ से ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, देखो अभी समझ में आएगा। लेट से मेरे पास एक कैपिलरी ट्यूब था, ये उतना मतलब बताया नहीं जाता है किसी जगह पे, एक्स्ट्रा है ये हमारे पास कंटेनर था और उस कंटेनर में हमने एक कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट करके रखा था, और इस ट्यूब में पानी चढ़ गया है, ट्यूब में पानी ऊपर तक चढ़ गया है ऐसा, ये हाइट है एच, एच हाइट तक पानी चढ़ गया।
मैंने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया, इस जगह से कट कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा, कैपिलरी ट्यूब को तुमने आधा कर दिया, तो कैपिलरी ट्यूब बस इतना सा लंबा होगा। तो अब क्या करेगा, क्या होगा इसमें, पानी से कंटिन्यूसली बाहर निकलते रहेगा, या सिर्फ पानी उसी लेवल तक रहेगा, या फिर पानी और नीचे गिर जाएगा, हाइट कम हो जाएगा, क्या होगा बोलो। तुम लोगों को क्या लग रहा है, क्या होगा इसमें। हाइट कम होगी। फाउंटेन वगैरह बनेगा क्या, पानी इधर ऊपर से बाहर निकलने लगेगा, क्योंकि इतना सा हाइट तो कम है, तो एडिसिव फोर्स ज़्यादा होगा तो उसको ऊपर खींचेगा, इतना पानी बाहर निकलने लगेगा और वो कंटिन्यूसली फ्लो करते रहेगा हमेशा। ऐसा कुछ होने वाला है क्या। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये जो पानी है ना तो ऊपर और चढ़ेगा ना ही पानी नीचे गिरेगा, पानी उसी जगह पे रहेगा। तो चेंजेस क्या आएंगे, चेंजेस मेनिस्कस में आएगा। ये जो मेनिस्कस है वो पहले अगर इतना कर्वेचर का बन रहा था, तो अब मेनिस्कस जो है वो इतने कर्वेचर का बनेगा, कर्वेचर में चेंजेस आते हैं, ठीक है क्या। ओके सर। और ऐसा करने से क्या फ़ायदा हो गया, ऐसा करने से ये फ़ायदा हुआ कि जो टेंशन है उसका फोर्स जो है, वो फोर्स का जो कंपोनेंट है ऊपर की डायरेक्शन में वो ज़्यादा था पहले, लेकिन अब क्योंकि थीटा तुमने बढ़ा दिया कैपिलरी ट्यूब को कट करके, इसका फोर्स का जो कंपोनेंट है ऊपर की डायरेक्शन में वो कम हो गया। तो कम हो गया तो पानी को भी कम खींचेगा वो, समझ में आया क्या। क्योंकि ये एंगल है सर, हमारा थीटा। So if theta increases implies the force due to the surface tension decreases, और इसके कारण से हमारा जो मेनिस्कस है वो इस टाइप का चेंज हो जाएगा। तो ये मेनिस्कस ऑलवेज इसी टाइप का रहेगा या फिर कभी मेनिस्कस ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि if the length of the capillary tube is insufficient, then the radius of curvature of meniscus will इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा या घटेगा। इस जगह पे देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कम, और इस जगह पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा, बड़ा सा स्फीयर आ ज़्यादा। जाएगा, सो विल इंक्रीज एंड हेंस force due to surface tension will decrease in upward direction। ठीक है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन तो उतना ही रहेगा, लेकिन उसका कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। और क्या बता रहा था, हाँ मेनिस्कस क्या कभी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे एच जी है, ग्लास में मैंने एच जी को रखा, मरकरी को रखा, तो मरकरी के केस में क्या होता है, जब हम लोग इसको इस तरीके से रखते हैं तो कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो मेनिस्कस इस टाइप से फॉर्म होता है। और जब इसमें हम लोग कैपिलरी ट्यूब डिप करते हैं तो मेनिस्कस जैसा फॉर्म करेगा, फोर्स भी सरफेस टेंशन के कारण से वैसा लगेगा। तो ट्यूब के अंदर जो मेनिस्कस फॉर्म होता है वो ऐसा फॉर्म होता है, इस तरीके का। अगर इस तरह का मेनिस्कस फॉर्म हुआ है ना, लिक्विड नीचे है, मतलब एच जी है नीचे, तो जो सरफेस टेंशन के कारण से फोर्स होगा वो तो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, और नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगा, इसका मतलब ये है कि
जो लेवल था उससे नीचे चला जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो एच जी जो होगा वो इस लेवल पे रहेगा। नीचे आ जाएगा ये लेवल। तो ये हाइट कितना नीचे आएगा, सेम उसी फॉर्मूले से हम लोग बताएंगे एच, बस इसमें क्या होगा नेगेटिव, और अगर ऊपर आता है मेनिस्कस तो एच क्या होगा पॉजिटिव। क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ, तो देखो कॉस थीटा के वैल्यू से ही पता चल जाता है ना, थीटा अगर ग्रेटर देन 90 है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और थीटा अगर लेस देन 90 है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से एच क्या हो जाएगा इसमें नेगेटिव, और इसमें एच हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये चीज़ है, और आई थिंक अब सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, और इसमें कुछ तो है नहीं बताने लायक। अच्छा, अगर थीटा ज़ीरो हो गया तो कैपिलरी ट्यूब में पानी ऊपर चढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। अगर थीटा ज़ीरो हुआ तो कैपिलरी ट्यूब में पानी चढ़ेगा नहीं। चलो क्वेश्चन करते हैं। कॉन्सेप्ट इसी को याद रखना हमेशा। एक मेरे पास ट्यूब दिया गया कुछ इस टाइप का, कुछ इस तरह का ट्यूब है, यू ट्यूब। क्या है यू ट्यूब, और इसमें पानी डाल दिया गया। तो पानी क्या होगा, इन दोनों में पानी का हाइट डिफरेंट होगा। अब मुझे नहीं पता किस में ज़्यादा है किस में कम है हाइट का, तुम्हें फाइंड आउट करना है। इसका जो रेडियस दिया गया है स्मॉल आर है, और इसका जो रेडियस दिया गया है डेट इज़ 3r दिया गया। तो पूछा गया है फाइंड द डिफरेंस इन हाइट ऑफ द लिक्विड सरफेस इन बोथ ट्यूब। सॉल्व करो इसका। डेंसिटी रो वगैरह ले सकते हो, इसकी डेंसिटी रो है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लेना है। और अगर थीटा गिवन नहीं है तो कांटेक्ट ऑल एंगल जो हम लोग लेंगे वो ऑलवेज 0 डिग्री लेंगे, ठीक है। मतलब कॉस थीटा ऑलवेज 1 हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं बोला गया है तो हम लोग ऑलवेज कॉस थीटा 1 लेकर के चलेंगे। सॉल्व करो इसको। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो जनरल मेथड जो है उस तरीके से करेंगे। एक पतला सा ट्यूब है, तो पतले से ट्यूब में हम लोग किस तरीके से हाइट को कंपेयर कर सकते हैं। जितना पतला ट्यूब होगा हाइट उतना ज़्यादा ऊपर चढ़ेगा, क्यों? क्योंकि मास कम आएगा ना, मास कम आएगा तो mg का वेट बहुत कम होगा, तो ये पानी को बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ा सकता है। लेकिन इसमें जो है इसका सिलेंडर का रेडियस ज़्यादा होने के कारण से मास काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए इसमें जो हाइट होगा वो कम तक पानी चढ़ेगा। और एक बात तो तय है कि हम लोग सेम हाइट पे प्रेशर सेम बोल सकते हैं। तो इस वन लोकेशन पे और इस टू लोकेशन पे प्रेशर क्या होना है सेम होना है। तो प्रेशर एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट 2। तो ऐसा कर लेते हैं कि इस जगह पे प्रेशर पी नॉट लिया है हमने, इस जगह पे प्रेशर पी नॉट लिया है, वो हमें पता है क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और इस कर्वेचर से हम लोग बाहर निकल रहे हैं, तो कर्वेचर से बाहर निकलते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, आइडिया सब्ट्रैक्ट पता है ना तुम्हें, मैंने इसका से ऐड। सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, हाँ हाँ बाहर। बाहर निकल रहे हैं हाँ तो ये सर। लेना पड़ता है। और लेट से दिस हाइट इज h, दिस हाइट इज h, तो अब कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 2t पी नॉट, और थीटा को तो हटा ही दो तुम, पी नॉट माइनस ऑफ 2t/r और प्लस ऑफ रो जी एच, ठीक है। और इधर कितना आएगा, पी नॉट माइनस ऑफ 2t/3r, इसका रेडियस जो है वो 3r है। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। कॉस थीटा को हमने 1 ले लिया है, पी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको इस तरफ कर लो। सो रो जी एच इज इक्वल टू 2t/r माइनस ऑफ 2t/3r, कॉमन ले लो 2t/r, सो 1 माइनस ऑफ 1/3 हो जाएगा, और इधर बना रो जी एच, सो एच विल बी इक्वल्स टू 2t/रो जी आर इंटू, कितना आ रहा है ये, 3 माइनस 2/3, टू दैट बाई इज थ्री 4/3। तो ये आ जाएगा आंसर। एक और इजी क्वेश्चन करते हैं। बोला गया टू कैपिलरी ट्यूब तो ये वाला फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं। हाँ, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ए एंड बी हैव सेम वॉल्यूम, लेंथ ऑफ ट्यूब ए is equals to 4 times of tube B. If both the tubes are inserted in water, then find the difference in height. क्या किया गया, पानी के अंदर दोनों ट्यूब को इंसर्ट कर दिया गया, एक ट्यूब और ये दूसरा ट्यूब, ट्यूब ए एंड ट्यूब बी, दोनों के बारे में कुछ कमेंट वगैरह किया गया। इसको सॉल्व करो। देखो करते हैं इसको, काफ़ी आसान है। देखो दोनों के वॉल्यूम को के बारे में क्या कमेंट किया कि सेम है, तो वॉल्यूम ऑफ बी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ए। अगर ऐसा है तो वॉल्यूम ऑफ बी कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, और वॉल्यूम ऑफ ए कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू और 4 एल, है ना। उसने बोल रखा है डेट कैपिटल ट्यूब ए एंड बी हैव सेम वॉल्यूम, लेंथ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स, बराबर। तो ये चीज़ आ गया, पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर से हमारे पास बराबर, सॉरी रेडियस तो डिफरेंट होगा ना, उसको कैसे सेम रखा है मैंने, ये आर बी है और ये आर ए है, एल से एल कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा, डेट आर जो है बी का वो हो जाएगा 2 RA, है ना। अब क्या करना है मुझे, हाइट निकालना है। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2t/ρgr। तो ए वाले के लिए आर ए लेना पड़ेगा, और बी वाले के लिए आर बी लेना पड़ेगा, और इन दोनों का बस डिफरेंस ले लो। सो डेल्टा एच हो जाएगा तुम्हारा इधर से आर ए वाला, जो भी है देख लेना, मॉडल लेते हैं, और ये आंसर आ जाएगा।
बोलो, समझ में आया? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। मान लो एक टैंक है और टैंक में पानी भरा हुआ है और इधर से एक नल रखा गया है। ठीक है, इस नल को खोल दिया गया और इसका जो रेडियस है वो दिया गया है, डेट इज आर। तो पूछा गया कितने मैक्सिमम हाइट तक पानी रुक सकता है। नल को मैंने खोल दिया है। ठीक है, तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट अप टू विच we can fill the tank such that water does not comes out of the tap। और टैप को ओपन रखा है, सरफेस टेंशन टी दे दिया गया है और जो भी चीज़ चाहिए डेंसिटीज़ की रो गिवन है और जो भी चीज़ चाहिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। थीटा गिवन नहीं है तो हम लोग कॉस थीटा 1 एज्यूम करके चलेंगे। सॉल्व करो इसको। देखो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चंस तुम्हारे जेई में भी पूछे जा चुके हैं। आई ड्रॉपर वगैरह किस तरीके से काम करता है वो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तुम लोगों ने कभी भी देखा होगा कि जब टैप वाटर हम लोग यूज़ करते हैं तो नल में कुछ पानी जो है वो बचा हुआ रह जाता है ना। पानी इस जगह तक बचा हुआ रह जाता है और जब हम लोग इसको टच करते हैं तो पानी हम बाहर निकलता है ना। ऐसा क्यों होता है कि पानी इसके अंदर बचा रह गया, पूरा का पूरा पानी बाहर नहीं निकला? इतना सा पानी अंदर क्यों रह गया? क्या रीज़न है? वो रीज़न है सरफेस टेंशन का। ये जो मेनिस्कस है, इतना सा जो कर्वेचर इसने बनाया है, वो कर्वेचर या फिर जो मेनिस्कस है वो क्या करेगा, सरफेस टेंशन अप्लाई करेगा और सरफेस टेंशन के कारण से जो भी फोर्स लग रहा है वो इसको ऊपर होल्ड करके रखेगा और पानी को नीचे गिरने नहीं देगा। तो इस वाले के लिए भी हमें वही काम करना है। इस पानी के हाइट से मुझे ये निकालना है कि कितना सा पानी इसके ऊपर फिल कर सकता हूँ ताकि उस टैप से पानी बाहर ना निकले। बस फोर्स को बैलेंस करना है या फिर तुम प्रेशर से भी काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आई ड्रॉपर है, आई ड्रॉपर को तुम इस तरीके से उलट दो, पलट दो। आई ड्रॉपर के शेप में होता है, ऐसे होता है ना, और छोटा सा होल यहाँ पे होता है और इतना सा लिक्विड होता है, लेकिन तुम पूरा सा पलट दो फिर भी इससे ड्रॉप जो है वो बाहर नहीं निकलता है। इवन तुम्हें स्क्वीज करना पड़ता है इसको, है ना, इस तरीके से प्रेस करना पड़ता है ताकि अंदर प्रेशर ज़्यादा डेवलप हो और इससे लिक्विड बाहर निकले। और लिक्विड भी डिटैच तब तक नहीं होता है जब तक कि ये ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। क्यों डिटैच नहीं हो रहा है? एमजी तो नीचे लग रहा है, फिर भी डिटैच क्यों नहीं हो रहा है? जेई में क्वेश्चन इसी पे आया था, आई ड्रॉपर पे। इसलिए डिटैच नहीं हो रहा है कि ये जो लिक्विड ड्रॉप है ये एक मेनिस्कस कुछ इस तरीके से फॉर्म कर रहा है कि सरफेस टेंशन इसको होल्ड करके ऊपर की डायरेक्शन में रख रहा है, जिसके कारण से एम लग भी रहा है लेकिन ये डिटैच नहीं हो रहा है। जब एम फोर्स ज़्यादा हो जाएगा इस सरफेस टेंशन से तो वो क्या करेगा, नीचे गिर जाएगा। जेई में एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया था, रेडियस वगैरह का बाकी कैलकुलेशन वगैरह करना था। चलो तो अब यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, कैसे करना पड़ेगा। एक मेनिस्कस फॉर्म हुआ है, कुछ इस टाइप का। तो इस जगह पे प्रेशर कितना है, पी नॉट है, और इस जगह पे प्रेशर क्या है, पी नॉट है, और ये हाइट है एच, लेट से, है ना। ये छोटा सा माइन्यूट सा हाइट है, उसको हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं। तो इस जगह का प्रेशर कितना हो जाएगा, यहाँ तक नीचे जाना पड़ेगा तो इस लोकेशन का जो प्रेशर होगा डेट विल पी नॉट प्लस ऑफ रो जी एच, इतना हो जाएगा। और मैं जस्ट इस लोकेशन पे पहुंच गया। अब इस मेनिस्कस से मैं
बाहर निकलूंगा तो प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। माइनस करना पड़ेगा कितना, 2T/r। तो ये हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच माइनस ऑफ 2T/r इज इक्वल्स टू, क्या बाहर का प्रेशर पी नॉट है, पी नॉट है तो पी नॉट लिख दिया। पी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर से आ जाएगा रो जी एच इज इक्वल्स टू 2T/r। इधर से हमारे पास h का वैल्यू आ जाएगा विच इज 2T अपॉन रो जी आर। आंसर काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा सा अच्छा। मेरी बात समझ में आई? चलो इस पे हाँ सर। और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा वैरायटी में। अब कैपिलरी ट्यूब जैसा कुछ भी नहीं है, अब थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। बोला गया कि एक बीकर के इनसाइड में दो ग्लास प्लेट को इस तरीके से इंसर्ट किया गया, दो ग्लास प्लेट को इंसर्ट किया गया इस तरीके से। तो बोला गया कि पानी कितने हाइट तक राइज करेगा ये बताने के लिए। ठीक है, और इसका लेंथ वगैरह दिया हुआ है, लेट्स से दिस लेंथ इज एल। और सरफेस टेंशन डेंसिटी वगैरह तुम लोग एज्यूम कर सकते हो एज यूजुअल दिस थिंग, फाइंड एच। ठीक है, सॉल्व करो उसको। देखो इस केस में हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमारा जो यूजुअल फार्मूला है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे इसमें। क्यों नहीं कर पाएंगे अभी समझेंगे। तो मान लो कि ये हमारे पास एक प्लेट है, ग्लास प्लेट, थोड़ा सा ठीक बना रहा हूँ। अच्छा, ग्लास प्लेट के बीच में डिस्टेंस नहीं दिया था, एज्यूम कर लेना टी। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज टी। तो ये इस तरीके से ग्लास प्लेट है, और इसमें जो पानी चढ़ेगा वो कुछ इस लेवल तक पानी चढ़ जाएगा, इस लेवल तक। इसका मेनिस्कस तो कुछ इस तरीके का फॉर्म करेगा ना, ऐसा होगा। इस तरीके का मेनिस्कस होगा। तो जो सरफेस टेंशन के कारण से जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, वो कुछ ऐसे लग रहा होगा, ऊपर की डायरेक्शन में, सरफेस टेंशन के कारण से फोर्स। तो ये सरफेस टेंशन के कारण से जो फोर्स लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, थीटा गिवन नहीं है तो हमेशा थीटा क्या एज्यूम करेंगे इसमें हम लोग, 0 डिग्री। तो cos थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये सरफेस टेंशन का जो वैल्यू है हमें इसमें पुट करना पड़ेगा, और उससे हमें निकालना पड़ेगा mg को बैलेंस करके हाइट कितना है। सो लेट्स से दिस हाइट इज h, और कुछ मासेस को हम लोग नेगलेक्ट भी करेंगे इसमें। और ये कितना मास हो जाएगा वाटर का, फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू mg, और फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन कितना हो जाएगा, डेट T इंटू एल। एक इस तरफ T इंटू एल होगा और एक इस तरफ T इंटू एल होगा, तो 2TL हो जाएगा इज इक्वल्स टू m इंटू जी। मास कितना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये हो जाएगा T इंटू एच इंटू एल, और ये हो जाएगा mg। तो सब कुछ नहीं है, इस L को कैंसिल आउट कर लो, और तुम्हें h निकालना है तो h का इधर से वैल्यू आ जाएगा, डेट 2T अपॉन रो जी टी। ये है हमारा आंसर। बोलो समझ में आया या नहीं? हाँ सर। है ना। इसमें क्वेश्चन में हम लोग इस तरीके से काम नहीं कर सकते हैं कि इस जगह का प्रेशर अगर पी नॉट है, अगर इस जगह का प्रेशर पी नॉट है तो इस मेनिस्कस से बाहर गए
तो 2T/R प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ये चीज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्फेरिकल नहीं, हम लोगों ने जो भी फॉर्मूला यूज़ निकाला था वो किसके लिए निकाला था? स्फेरिकल के लिए निकाला था। ये कैसा मेनिस्कस है? सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल के लिए फॉर्मूला हमारा नहीं होता, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाता है। वो उसमें 2T/R लिखते हैं ना, ये 2T/R लिखते हैं, लेकिन उसके इसमें फॉर्मूला आ जाता है 2T/1+1/R1+1/R2, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला आता है, जो कि हमारे सिलेबस में जानने की भी ज़रूरत है नहीं। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस बार क्या किया? अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लो। लेट से कि जो हमारे पास कैपिलरी ट्यूब है उसको मैंने एक बार स्ट्रेट रखा इस तरीके से, एक बार थोड़ा टिल्ट करके रखा, और एक बार कैपिलरी ट्यूब थोड़ा सा ऐसा कर्व टाइप ऑफ बनाया। तुम्हें बताना है कि किस में पानी ज़्यादा चढ़ेगा या सेम चढ़ेगा, ये बताना है। 1 2 3, रेडियस ऑफ कर्वेचर हर एक का सेम है। ठीक है, वर्टिकल हाइट बताना है। फाइंड h फॉर ऑल 3 केसेस। क्या लग रहा है बताओ? तो इसमें जो h होगा वो सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि ये जो पानी ऊपर की डायरेक्शन में खींचेगा उसके कारण से मेनिस्कस बनेगा, तो रो जी एच तो हमें हमेशा काउंट करना पड़ेगा, और नहीं। h जो होता है वो हमेशा वर्टिकल वाला लेते हैं। तो इसीलिए स्लांट हाइट कितना भी हो जाए, लेकिन ये वर्टिकल हाइट जो होगा वो तीनों के केस में क्या होगा? सेम होगा। H। पानी तीनों के लिए सेम होगा। तो h1 विल बी इक्वल्स टू h2 इज इक्वल्स टू h3 विच इज वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस बार ट्यूब कुछ ऐसा है और इसको इंसर्ट किया गया है। कुछ ऐसा ट्यूब इंसर्ट किया गया, तो इतना सा पार्ट सॉलिड है, तो हॉलो ये वाला पार्ट है, दिस इज हॉलो पार्ट। तो पूछा गया अगर इसको मैं इंसर्ट करूंगा तो इसमें पानी कितना ऊपर तक चढ़ेगा। फाइंड एच। सरफेस टेंशन इसका टी ले लो, डेंसिटी रो ले लो, और इसका रेडियस मान लो r है, और इसका रेडियस है 3r। सॉल्व करो इसको। तो देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इस क्वेश्चन में अगर इसको तुम देखो तो ये ऐसा है, इतना सा पार्ट सॉलिड है, तो पानी जो है वो इतने से पार्ट में चढ़ेगा ऊपर। ये टॉप व्यू देख रहा हूँ मैं, और इसका रेडियस वगैरह गिवन है, इट इज़ r एंड 3r। तो अगर मैं साइड व्यू देखूँ तो ये कुछ ऐसा होगा। है कि नहीं? पानी इस तरीके से चढ़ेगा ऊपर। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। तो सरफेस टेंशन के कारण से जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा ऐसे करके, और एक फोर्स इधर लगेगा। समझ में आया क्या कैसे फोर्स लग रहा है? एक ऐसा कर्वेचर बना है, इस पे फोर्स लगेगा और इस पे फोर्स लगेगा, बराबर। तो सरफेस टेंशन के कारण से फोर्स कितना हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा 2T इंटू 2 पाई आर। आर कितना है? 3।
तो 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, और ये कितना हो जाएगा T इंटू 2πr। और अब mg, इसका मास कितना होगा, तो दिस फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन विल बी इक्वल्स टू mg। मास कितना होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो इसका वॉल्यूम निकालो। क्या इतना सा एरिया माइनस करना पड़ेगा इस पूरे के एरिया से, दिस विल बी पाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो ये सिर्फ इतना सा का एरिया निकाला, और हाइट हम लोग मान लेते हैं h, तो a इंटू एच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, और फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन आ जाएगा टोटल 678 टी इंटू 8 पाई आर। अब इसी को सॉल्व कर लो, और तो कुछ है नहीं, 8 8 कैंसिल आउट हो गया, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर से हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगा डेट h इज इक्वल्स टू, एक आर से आर जाएगा, टी अपॉन रो जी आर। यही आ रहा है ना, चेक करो एक बार। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर मेनिस्कस हमारा स्फेरिकल नहीं है तो हम लोग 2t/r का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं कि बाहर निकल गए तो माइनस कर लेंगे 2t/r, या फिर अंदर चले जाएंगे तो 2t/r प्लस कर लेंगे। इधर मेनिस्कस जो है हमारा वो अजीब ही टाइप का है, सिलेंड्रिकल फॉर्म है, क्या फॉर्म है मुझे नहीं पता। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को ऑलवेज करना पड़ेगा। इसमें और भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि एक ग्लास प्लेट है, और ग्लास प्लेट के बीच में एक वाटर ड्रॉप ट्रैप हो चुका है। तो वाटर ड्रॉप कुछ इस टाइप का मेनिस्कस फॉर्म कर लेगा। तो बोला गया कितना फोर्स मुझे एक्स्ट्रा लगाना चाहिए ताकि ये पुल हो जाए। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें तुम अगर अच्छे तरीके से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इसको इतना ज़्यादा फोर्स क्यों लगाना पड़ता है इसको खींचने के लिए। कभी भी 2 गिलास प्लेट के बीच में अगर पानी चढ़ जाता है और वो पूरा अच्छे तरीके से एक दूसरे के ऊपर, मतलब क्या बोलूँ मैं, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, तो मेनिस्कस का जो रेडियस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, जिसके कारण से अंदर का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बराबर। तो मुझे फोर्स ऊपर इसको अपार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा लगाना पड़ जाता है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तुम इसको चाहो तो कर सकते हो। वैसे अब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।